बहुत अच्छा लग रहा है, फील सरियल, आई फील रियली एक्साइटिक। मेरे माँ भी प्राउड है, डैड भी प्राउड है, सारे टीचर्स भी अभी साथ है, और बहुत खुशी भी हो रही है कि 2 साल में मैंने एक गोल सेट किया और उसे फाइनली अभी मैंने अचीव कर दिया, राइट अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। सिलेक्शन मेरा मेन एम था, लेकिन एक सिंगल डिजिट रैंक लाने से मुझे बहुत खुशी मिली है, तो इससे तो मैं काफ़ी खुश हूँ, काफ़ी संतुष्ट भी हूँ। कोटा इज़ अ यूनिक प्लेस। मतलब अगर मैं शुरू की जर्नी के बारे में बात करूँ, तो मेरे पुराने घर से यहाँ पे कोटा में आना थोड़ा रफ़ था मेरे लिए। इट वाज़ ए रफ़ पैच, थोड़ा एकदम स्मूथ चेंज नहीं था वो। बोर्ड्स चेंज करना, मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से आया सीबीएसई बोर्ड में, इवन लिविंग कंडीशंस चेंज हो गई, थोड़ी इकोलॉजी अलग है कोटा की, हीट थोड़ी अलग है, खाना अलग है, थोड़ा काफ़ी चेंजेस होते हैं। प्लस कोटा में आके एक नया पीयर ग्रुप भी मुझे मिला, बहुत इंटेलिजेंट मेरे पीयर्स मिले, क्लास में स्टूडेंट्स मिले, तो उससे मैं शुरू में काफ़ी इंटिमिडेटेड था। शुरू में मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने मोमेंटम पिकअप किया, और उसके बाद में मैंने फिर आई नेवर लुक बैक। मैंने अपनी लिमिट्स बहुत अच्छे से मतलब पुश की रेगुलरली। मैंने अपने आप पे बहुत यकीन किया, टीचर्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, टीचर्स का भी साथ बना रहा, मेरे पेरेंट्स भी थे, मेरी माँ मेरे साथ रही कोटा में, उसके साथ के बिना भी ये हो नहीं पाता। तो बस शुरू में थोड़ा रफ़ था, लेकिन धीरे धीरे जैसे टेस्ट्स होते रहे और क्लासेस चलती रही कोटा में, तो उससे मैं मोमेंटम में आ गया, और धीरे धीरे बस आई गॉट यूज्ड टू लाइफ इन कोटा। I was associated with Allen Career Institute since all throughout my 11th and 12th standard. During my 11th standard, I was associated with Allen through the distance learning program, the DLP program, and I went for the classroom program in my 12th standard. So I chose Allen because of the results that Allen had achieved, and also it was recommended to be my some of my seniors, and some people that I knew, some teachers of mine, which is why I went for Allen Kota. पहले तो जो लोग हैं जो मेरे साथ इन्वॉल्व थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, मेरे पेरेंट्स, मेरी माँ खास करके, मेरे टीचर्स, जो भी मेरे मेंटर्स थे, जो भी एकेडमिक नॉन एकेडमिक स्टाफ दोनों था, सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनका बहुत सहयोग था। मेरे टीचर्स नहीं होते तो मैं बिल्कुल कुछ कर नहीं पाता। 2 साल पहले मैं कहीं नहीं मैं स्टैंड करता था, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मैंने 2 साल में की, और भी कुछ फैक्टर्स है ऑन फ्रॉम माई साइड, वो थे हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, और कि आप बिल्कुल 2 साल में ऊंच नीच ना रखिए, कंसिस्टेंटली आप पढ़ाई करते रहिए, हार्ड वर्क करिए, अपने पीयर्स से अच्छे इंटरेक्ट कीजिए, अच्छे दोस्त बनाइए, उनसे एकेडमिक से रिलेटेड डिस्कशंस कीजिए। सोशल मीडिया को मैंने मतलब आई स्टेड ऑफ सोशल मीडिया, तो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर था, क्योंकि उससे डिस्ट्रैक्शंस मुझे प्रोवाइड नहीं हुए। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं ये भी एट्रीब्यूट करना चाहूँगा कि कोटा में मेरी जो प्रिपरेशंस थी, ड्यूरिंग दैट टाइम आई हैड ए वन ट्रैक माइंड. So I thought very less about all other things, but I did take out time for leisure activities too, which brings us to the next important thing. मेरी हॉबीज़, और बीच बीच में मैं टाइम निकाल के नॉवेल्स वगैरह पढ़ लेता था, कॉमिक्स पढ़ लेता था, बीच बीच में बैडमिंटन खेल लेता था। इन सारी एक्टिविटीज़ से भी दिमाग ठंडा रहता है, काफ़ी पॉजिटिविटी आती है, तो ये भी चीज़ें काफ़ी ज़रूरी थी मेरे लिए। यही सारी चीज़ें मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी मेरे सक्सेस के लिए, नीट में, एम्स में, जिपमें में भी। डेली शेड्यूल मेरा एज सच फिक्स नहीं होता था, लेकिन ऑन एवरेज में अगर बात करूँ तो मैं सुबह जल्दी उठता था, रात को जल्दी सो जाता था। सुबह उठते ही मैं 6, साढ़े 6 बजे या 5 बजे मैं उठता था, डिपेंडिंग ऑन हाउ आई फेल्ट, एंड मैं अपने दिन का प्लान बना लेता था कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है, मेरे क्लास आवर्स में कितने होने वाले हैं, मुझे कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, किन पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, किन चीज़ों को रिवाइज़ करना है। ये चीज़ें मैं सुबह उठते ही डिसाइड कर लेता था, और कोशिश करता था कि दिन में मैं ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लूँ। तो अगर ऑन एन एवरेज बात करें तो मैं 5 से 6 घंटे पढ़ता था वीकडेज़ पे, और जो वीकेंड्स होते थे जिसमें पूरा दिन ऑफ होता था, जैसे कि संडे और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जो सारे दिन थे, उसमें मैं ऑन एवरेज मुझे लगता है 10 से 14 घंटों के बीच में पढ़ता था। मतलब फ्लेक्सिबल था, कुछ फिक्स नहीं था, जब लगता था तब मैं अच्छे से पढ़ता था, क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी। और ऐसा भी मैं अपना टाइम टेबल मैनेज करता था कि मेरी नींद पूरी हो, 7 से 8 घंटे में विदाउट फेल नींद लूँ, वरना उससे भी काफ़ी एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। अगर आपको स्लीप डिप्रिवेशन होता है तो मेंटल ब्रेकडाउन भी हो जाता है, काफ़ी थका थका महसूस होता है। तो बस मैं स्लीप को भी इम्पोर्टेंस देता था और अपने एकेडमिक्स को भी इम्पोर्टेंस देता था। जनरली मैं 2-2 घंटे के सेशंस करता था स्टडीज़ के। कोशिश ये करता था कि मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो एक दिन में तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ लूँ, जो मतलब तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ूँ और रिवाइज़ भी कर लूँ। और
2-2 घंटे के सेशंस में मैं 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक ले लेता था और बाहर जाता था, वॉक लेता था, ऐसे बालकनी में खड़े रहता था, मम्मी से बात कर लेता था, कुछ कॉमिक्स पढ़ लेता था, न्यूज़पेपर पढ़ लेता था, टीवी देखता था, और देन आई यूज्ड टू कम बैक टू स्टडी। तो मोर और लेस मेरी दिनचर्या यही रहती थी। और ऑलमोस्ट ऐसे ही मतलब बीच बीच में मैं लीजर टाइम भी निकाल लेता था ऐसे ही हॉबीज़ को परस्यू करने के लिए, लेकिन इतना नहीं जितना मैंने 10th में किया। अलग अलग फेजेस पे अलग अलग चीज़ें करना ज़रूरी है। जो टाइम है उसमें अलग फेजेस में उसकी इम्पोर्टेंस आप समझे कि कब क्या करना रिक्वायर्ड है। जैसे कि अगर मैं 11th की बात करूँ, 11-12 2 साल प्रिपरेशन मैंने की। 11th में आई स्पेंट ऑन फाइंडिंग माई फुटिंग कि मैं किस चीज़ों से कंफर्टेबल हूँ, मेरे लिए क्या वर्क कर रहा है, क्या स्ट्रैटेजी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली 11th स्टैंडर्ड वाइल ऑल्सो गोइंग थ्रू माई एकेडमिक्स आई यूज़ मेनली टू फिगर आउट कि यार पढ़ना कैसे है, पढ़े तो पढ़े कैसे। एंड इन 12th स्टैंडर्ड आई हैड अ फिक्स्ड रूटीन, आई हैड फिक्स्ड मेथड्स, आई हैड फिक्स्ड बुक्स टू स्टडी, fixed order in which I used to follow those books, and my 12th standard was really orderly. Coming to my 12th standard part, the 12th standard is really a short time, I'd say. Time flies in your 12th standard. The exam will be around the corner in no time, so you won't have much time to experiment in 12th standard as you did in 11th naturally. In 12th standard your boards are really important, more than they are in your 11th standard. And I also used that time judiciously to perfect the NCERT books prescribed by the CBSE, the time which I spent for the boards. Our syllabus was completed around September, October, and thereafter I focused mainly on solving questions and solving previous year papers, question papers, full length tests based on the NEET pattern, and correcting those mistakes, focusing on my weak areas, and revising regularly my short notes in the days just before NEET. The day just before NEET and the other exams, I spent relaxing. I didn't study at all. I spent it to chill out, to relax, to look at the larger picture, and that really helped me to keep my mind level-headed and calm on the main day. So you need to realize the essence of different phases and what you need to do in those. So this is what I did. एलन में एक मैंने बहुत यूनिक चीज़ देखी कि नेशन वाइड से और कोटा के लिए ये बहुत मतलब यूनिक बात है कि पूरी कंट्री से बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स एक जगह में कलेक्ट होते हैं। एक बहुत अच्छा आपको पीयर ग्रुप मिलता है, एक पूल मिलता है, बहुत कंपेटिटिव एनवायरनमेंट होता है। तो मतलब क्लासरूम में आप जब भी बैठते हैं तो आप के काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं जो एकेडमिक्स से रिलेटेड आपके साथ डिस्कशंस करना चाहते हैं, आपके साथ अपने टेस्ट्स को डिस्कस करना चाहते हैं। तो इस तरह आपकी ग्रोथ जो है बहुत एक्सपोनेंशियली होती है। आपको इसका बहुत फ़ायदा होता है कोटा में। और कंपटीशन भी ऐसी थी कि मतलब हमेशा ऐसे मतलब लैक्सनेस नहीं आती थी कभी भी कि अभी हो गया अच्छा, थोड़ा सैचुरेशन मुझे कभी नहीं आया एलन करियर इंस्टीट्यूट में रह के। देयर वॉज ऑलवेज सम टारगेट, ऑलवेज टॉपर टू बीट, always a target to achieve, and competition to face. So that really served me well, the environment, the competitive environment, and the overall atmosphere of learning. That is what I felt. हाँ, जहाँ तक मेरे लिए पॉसिबल था मैं हर एक टेस्ट अटेंड करता था। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जितना रीडिंग करते हो इम्पोर्टेंट उतना है कि उसके जितना ही है कि आप अपने आप को कितना अप्लाई करते हो, किस एक्सटेंट तक करते हो, और जो आपने पढ़ा है वो आप किस तरह से यूज़ कर पा रहे हो। तो टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको मेन नीट एग्ज़ाम का, मेन एम्स एग्ज़ाम का एक फील भी आएगा। आप एक ग्रूव में भी मेंटेन रहोगे, एक स्टडी जोन में रहोगे, और आपको मतलब बेसिकली उस पेपर को सॉल्व करने की बहुत आदत हो जाएगी। आप कंफर्टेबल होगे, आपको नीट में कुछ भी नया नहीं लगेगा। और एक एडेड फ़ायदा होता है कि बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन से आप गुजर जाओगे। तो मतलब नीट में ऐसा नहीं लगेगा कि कोई नया क्वेश्चन है, और नया क्वेश्चन होगा तो भी मतलब एक आध ही होगा, उसके लिए भी आपको इतना टाइम मिल जाएगा बाकी क्वेश्चंस क्योंकि आपने देखे हुए ही होंगे। तो इससे आपका मेन पेपर बहुत अच्छा होगा, आपको लॉन्ग रन में फ़ायदा होगा। और एक चीज़ की भले ही आपकी प्रिपरेशन हुई हो या ना हो, आपको ऑप्टिमल लगे या ना लगे कि इस टेस्ट के लिए, सिलेबस के लिए मैंने प्रिपेयर किया है ना किया है, आपकी रेगुलर जो टेस्ट है वो टेस्ट आपने देना बहुत ज़रूरी है। उनमें आपकी रैंकिंग जो भी आए, मतलब अपनी कोचिंग में, क्लास में, जो भी है, वॉटेवर आपकी रैंकिंग जो भी आए उस पर आपको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। आपकी जो प्रिपरेशन है उस पर ध्यान देना है, आपसे क्या गलतियाँ हुई है उन्हें एनालाइज करना है, और आप अपने आप को कैसे बेटर कर सकते हो ये आपको सोचना है।
रादर देन कि आप रैंक और स्कोर में और इसकी इतने उसमें उलझे रहो। आप बस अपने आप को बेटर करो, क्या कमियाँ थी उन्हें जाके आप रेफ़र कीजिए। और बेसिकली टेस्ट होते ही इसीलिए कि आप अपनी गलतियों को जान पाए नीट के पहले। तो आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे या वो एरियाज़ आपको मालूम चल जाएंगे जहाँ पे आपको और ब्रशिंग अप या और पढ़ने की ज़रूरत है नीट के पहले। तो टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपकी प्रिपरेशन फेजेस का। जितने हो सके उतने आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट देना मेरे सक्सेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट था। जो अगर आप नीट, एम्स एंड इवन जिपमर के प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर एनालाइज करोगे तो मैक्सिमम लाइक 85 to 90% पोर्शन जो होता है वो NCERT CBSE प्रिस्क्राइब्ड NCERT बुक्स से ही होता है। तो और जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो आउट ऑफ सिलेबस होता है, लेकिन मतलब NCERT टेक्स्ट बुक्स में जो एरियाज़ है उन्हीं को एलेबोरेट करके थोड़े हायर कंसेप्ट्स या हायर आइडियाज़ या हायर ऑर्डर थिंकिंग से रिलेटेड होता है जो आपकी रैंक डिसाइड करता है। तो इन एरियाज़ के लिए कोचिंग मतलब मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एलन से मुझे जो भी मॉड्यूल्स मिली, जो भी मटेरियल मिला और जो टेस्ट पेपर से सॉल्व करने के लिए भी मटेरियल था, वो उन रैंक डिसाइडिंग एरियाज़ को कैप्चर करने के लिए, उन मार्क्स को हाथ से ना जाने देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वो उसके बारे में ख़ास बात यह है कि वो मतलब बहुत एलेबोरेटली डिज़ाइंड होता है, बहुत सोच विचार से वो जो टीचर्स होते हैं वो डिज़ाइन करते हैं। होता है कि वो भी CBSE मतलब NCERT में जो कंसेप्ट्स होते हैं उसी फ्रेमवर्क को लेके चलता है, सिर्फ उन कंसेप्ट्स को समझाता है और आपको कुछ हायर आइडियाज़ पे हायर ऑर्डर थिंकिंग समझाता है, कुछ नए कॉन्सेप्ट समझाता है और मतलब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है उसी चैप्टर के बारे में, उन्हीं कंसेप्ट्स के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर मैं बात करूँ इस बार की नीट की, तो जो NCERT वाला पोर्शन था वो तो ठीक ही था, जो रैंक डिसाइडिंग पार्ट था एक्स्ट्रा था, वो ऑलमोस्ट पूरा ही कोचिंग इसमें से एलन के मटेरियल में से ही आया था। इवन एम्स में और जिपमर में तो खास करके मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ उससे, क्योंकि उसमें काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें आई थी जो मॉड्यूल से थी। तो ये भी मेरे सक्सेस का एक इंटीग्रल पार्ट है, इससे भी मुझे काफ़ी हेल्प हुई। If anyone were to come to Kota, they'd realize themselves. Because if you come to Kota, you step out any time, these streets are thronged with students in transit in between their classes and their hostels. So you'll feel immediately when you come to Kota that the environment is really study related. It is related to your studies rather. It is really conducive to learning. More than any other city, all the resources which you need for your academics, for medical entrances, NEET, AIIMS, JIPMER and even IIT JEE preparations are available here at almost every bookstore or any books you need. Also the best resources are available to you in terms of teaching faculty at Allen. They take you from the basics to the advanced level obviously, and Kota is also unique in one way that nationwide talent and brilliant minds are collected in one area. So you get to interact with and observe other students who are really smart, who are brilliant, who are performing really well. And personally, if I speak about this part of Kota was really important to me, you know, being able to observe really intelligent students, stepping out from my comfort zone from where I belong from and coming to Kota, you know, competing on a nationwide level. मतलब ऑलमोस्ट ऐसा था कि मैं मतलब तालाब से, कुएं से समुंदर में आ गया था। तो वो एक एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप अवेयर हो जाते हैं, इतने सारे लोग हैं, इतना कंपटीशन है, आप धीरे धीरे उससे कोप करते हैं। शुरू में थोड़े इंटिमिडेट भी होते हैं, फिर टॉपर्स को मैं तो पर्सनली उन्हें ऑब्जर्व करता था, इंटरेक्ट करता था, बातें करता था, वो क्या करते हैं वो देखता था, क्या नहीं करते हैं वो देखता था, एंड मतलब थोड़ा बहुत इंस्पायर भी होते रहता था। और बिफोर आई न्यू इट आई बिकेम वन ऑफ देम. So this part was really important to me about Kota. You know, starting afresh from where I belong from, I started a new chapter and set a new goal for myself. The very existence or the very presence of my being in Kota reminded me of my purpose. So that was really important. That was unique, which I think was special about Kota. जो CBTs होते हैं और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वो एम्स के लिए होता है, नीट और एम्स के बीच में होता है. सो एक मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी आपकी एम्स में फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो उनसे आपको कोप करने में हेल्प करते हैं. पहला तो एक होता है कि ऑनलाइन फॉर्मेट जो होता है वो एम्स का थोड़ा नया होता है, क्योंकि नीट तो ऑफलाइन होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस स्टूडेंट्स की ऑफलाइन मोड में ही होती है, जो भी वो क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस करते हैं. CBT इंपॉर्टेंट इसलिए थी कि आप ऑनलाइन जो फॉर्मेट है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो बैठ के देते हो, उसके फॉर्मेट से आप
मतलब कंफर्टेबल हो जाओ उसमें। आपको मेन एम्स के उसमें उस फॉर्मेट में या उसे हैंडल करने में या उसे एक्सेस करने में या नेविगेट करने में कुछ भी आपको मतलब प्रॉब्लम ना हो और उसमें आपका अननेसेसरी टाइम ना जाए, उस फॉर्मेट के साथ आप कंफर्टेबल हो, ताकि आप मैक्सिमम अपना जो अटेंशन है वो क्वेश्चन सॉल्विंग और अपना दिमाग उस डायरेक्शन में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज़ कर पाओ। तो उससे काफ़ी कंफर्ट आ जाता है सीबीटी से। और एक बात अच्छी है कि मतलब यही है कि आपको थोड़ा सा बहुत सेंटर ढूंढ के जाना पड़ता है दूर, तो थोड़ा आदत हो जाती है मतलब एम्स में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी सिटी में नहीं आएगा, तो मतलब सेंटर ढूंढो, वहाँ पे जाओ, देखो कि क्या है एग्जैक्टली, अलग सेंटर में एक बैठो, ताकि आपको एम्स में नए एनवायरनमेंट में भी बैठने की और क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत हो जाए। तो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी कि मैं ऑनलाइन फॉर्मेट में बैठूँ, उससे मतलब कंफर्टेबल हो जाऊँ। और मेन एम्स में भी मुझे ऐसे ही लगा था कि यार ये तो मैंने करा हुआ है, इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ भी मुझे ऑकवर्ड नहीं लगा, या नई सिचुएशन या नया एनवायरनमेंट मुझे वहाँ पे मतलब इतना उससे मुझे इम्पैक्ट नहीं पड़ा मेरे परफॉर्मेंस पे। तो उससे काफ़ी हेल्प हुई मेरे ख्याल से। देखो मतलब मैंने तो 2 साल मतलब 2 साल मेरे जो प्रिपरेशंस के थे उसमें मैक्सिमम चीज़ें अपनी गलतियों से सीखी। तो मैं कुछ मतलब अपना एक्सट्रैक्ट देना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस का। कुछ मेन चीज़ें होती है, आपका रूटीन, आपकी कंपेनियनशिप, आप किस तरह से स्टडी करते हैं, हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क ही नहीं लेकिन स्मार्ट वर्क, स्मार्ट स्टडिंग करना, और कंसिस्टेंसी। इससे ज़्यादा साइकोलॉजिकल कुछ फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको 10-12 लाख स्टूडेंट से कम्पीट करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग के साथ भी खिलवाड़ करती है ये चीज़ें। तो इसे टैकल करने के लिए मेरी जो स्ट्रैटेजी थी कि मैं मतलब बेस्ट चीज़ यही है कि आप खुश रहे, मतलब अपना बेस्ट करें आप जाके उधर टेस्ट में, बस पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं ऐसे सोचिए, ज़्यादा रैंक का ना सोचिए, आप पॉजिटिव रहे, आप खुश रहे। जितना आप खुशी से पढ़ेंगे, इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, मज़े लेके पढ़ेंगे और मज़े लेके ही आप पेपर देंगे, उतना ही आपका आउटपुट बेस्ट आएगा। और मैंने ये चीज़ अप्लाई की और इट्स सर्व्ड मी क्वाइट वेल। तो कंपटीशन से और डील करने का यही एक अच्छा खासा तरीका था, और प्रेशर को भी हैंडल करने का। प्रेशर होता है सबको, लेकिन उसे सर तक नहीं चढ़ने देना। अच्छे से आप मतलब शांत रहो, रिलैक्स्ड रहो, ज़्यादा स्ट्रेस मत करो, क्योंकि उससे आपकी परफॉर्मेंस मतलब कम होगी। थोड़ा आप इसे अप्लाई करने की कोशिश करो। और एक चीज़ है आपकी कंपेनियनशिप, आप जहाँ पे भी हो, भले आप कोटा में ना हो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप किस तरह के दोस्त रखते हैं, वो मतलब उनके कन्विक्शन क्या है, उनका मोटिवेशन क्या है, वो किस तरह आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। कोटा में ये एक बात अच्छी है कि मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, मतलब मैं उनसे अपने स्टडी से रिलेटेड, अब जो क्लास में टॉपिक्स या कंसेप्ट सिखाए जाते हैं, जो मेरे टेस्ट्स में मेरी गलतियाँ होती है, उनकी भी गलतियाँ होती है, उन्हें हम बैठ के एनालाइज करते थे, डिस्कस करते थे। मतलब अक्लमंद वो होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है, उससे ज़्यादा अक्लमंद वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। तो कोटा का ये एक बेनिफिट मुझे काफ़ी अच्छा मिला। और मतलब ये आप ऐसा नहीं है कि कोटा से मतलब एक्सक्लूसिवली फॉर कोटा, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने दोस्त मतलब वाइजली चुनें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, मतलब क्योंकि मैक्सिमम पार्ट एनसीईआरटी बेस्ड होता है, लेकिन कुछ पार्ट एक्स्ट्रा आता है, तो स्टूडेंट्स बहुत अननेसेसरी सिलेबस भी पढ़े जाते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। आप एक लिमिटेड सिलेबस को ही कवर करें अपने एनसीईआरटीज़ के बाहर भी, एक दायरे में अपने आप को मेंटेन रहे, क्योंकि ऐसे तो एंडलेस है आप जितना पढ़ते जाएंगे। तो मेरा एडवाइस यही कि आप स्टिक टू एनसीईआरटी पे अपना मैक्सिमम फोकस रखें। और ऐसे नहीं कि मतलब एक बार पढ़ ली ठीक हो गया, आ गई मुझे एनसीईआरटी को मतलब पूरी अच्छी तरीके से उससे असिमुलेट करने का मेरा तो यही तरीका था कि मैं उसे बार बार पढूं। स्पेशली फॉर बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटीज़ है, उन्हें आप जितने बार पढ़ोगे आपको हर बार कुछ ना कुछ नया पता चलेगा, और जो आपने पढ़ रखा था पहले वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एनसीईआरटीज़ को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। और बात करूँ मैं अभी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की, पीसीबी, तो फिज़िक्स ऐसा है कि आपको नोट्स पढ़िए अपने, जो भी आपके पास मटेरियल इन्वॉल्व है, कंसेप्ट समझिए उनसे, और जितने हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस करने से ना झिझके। पहले आप विदाउट टाइम रिस्ट्रेंट्स क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिजिक्स के मज़े लीजिए, कंफर्टेबल हो जाए फिजिक्स में अपने आप को अप्लाई करने में, और फिर टाइम लिमिट सेट करके क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत भी लगाए। क्योंकि नीट में आपको 180 मिनट्स मिलते हैं 180 क्वेश्चन के लिए, एम्स में 200 मिनट्स, जिपन में 150 मिनट्स, मतलब 2.5 आवर्स। तो है ऐसा कि हाँ, जिपमर में 2.5 आवर्स। तो है ऐसा कि फिज़िक्स में आप जितनी प्रैक्टिस करें उतना कम है। सेम अप्रोच गोज़ फॉर फिजिकल केमिस्ट्री कि आप जितने हो सके उतने न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कीजिए।
जितने न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में उतने आप कंफर्टेबल होते जाएंगे सेम स्ट्रैटेजी एज फिजिक्स। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, सारे फार्मूला जो है वो एक जगह पे आप नोट करें और उसे बार बार रिवाइज करें। इससे आपको रिवीजन में भी कम टाइम लगेगा और आप को वो चीज़ें लॉन्ग टर्म में आपको रिकॉल होंगी। इसके अलावा केमिस्ट्री में अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, तो जैसे कि मैंने कहा एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, उसकी मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। स्टिक टू एनसीईआरटी, हर एक लाइन को आप अच्छे से सोचें, अच्छे से उस पर कुछ ना कुछ पॉन्डर करें, कुछ ना कुछ सोचें कि उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और मतलब एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। कमिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये ऐसा एरिया है कि मुझे शुरू में दिक्कत हुई थी, लेकिन इसमें की चीज़ यही है कि की पॉइंट की ये आपकी मेमोरी भी चेक करता है और आप किस तरह से अपनी लॉजिकल अप्रोच रखते हैं ये भी चेक करता है। तो इसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी जो मुझे लगी वो थी कि मैं एक बार नोट्स पढूं, जो भी एनसीईआरटी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो अच्छे से पढ़ लूँ, सारे फैक्ट्स है वो अकोमोडेट कर लूँ मैं, एक बार उस पर मेरी थ्योरी पे ग्रिप लाऊँ, और उसके बाद जितने हो सके उतने मैं प्रीवियस ईयर से या तो कोई अच्छी बुक है एमसीक्यूज़ का आप सॉल्व करें, जितने हो सके आप क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सॉल्व करें। कमिंग टू बायोलॉजी, आपकी एनसीईआरटी जो है वो इट इज़ ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस, आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ। आप जितनी बार बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ेंगे उतना अच्छा है। हर एक लाइन को आप अच्छे से देखिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें भी आप ज़रा सोचिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट कीजिए, डिस्कस कीजिए बायोलॉजी की बुक्स को, एनसीईआरटी को। इसके अलावा जो डायग्राम्स होते हैं वो एनसीईआरटी से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो डायग्राम्स एम्स, नीट, इवन जिपमर में जो आते हैं वो एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आएंगे। मतलब पिछले सालों में ऐसा ट्रेंड है कि एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं वो, तो उनके बारे में उन्हें आप ध्यान में रखिए कि क्या चीज़ें क्या है, उनकी लेबलिंग्स ध्यान में रखिए। जो डायग्राम्स के नीचे कई बार इन्फॉर्मेशन दी होती है एनसीईआरटी में उसे भी ध्यान रखिए। उसके अलावा जो कोचिंग मटेरियल है जैसे कि एलन पोटा से जो मुझे मिला था उसमें से बाकी के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे वो सारे मतलब निकल गए थे। और बायोलॉजी वास्ट भी है तो अपने आप को थोड़ा लिमिटेड रखिए कि 2 साल में 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेड है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़िए। बस बाकी कुछ नहीं, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, आराम से पेपर दीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत करिए, यही इंपॉर्टेंट है। बस दिल को आपको जिताना है, जो दिल से जीत गया उसे कोई हरा नहीं सकता। बस ये 2 साल जिगर रखो थोड़ा, यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्हें ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करो। जब मेरा प्रिपरेशन का फेज़ था तो मैं बड़ा टेंशन में रहता था। इन टाइम्स के बारे में तो बिल्कुल मैं सोचता नहीं था कि टेस्ट देंगे, रैंक आएगी, मतलब नाचेंगे हो, इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे। तो उस टाइम में एक प्रिपरेशन फेज़ अलग था और आपकी टीचर्स का जिन लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करेंगे, आपके जो सराउंडिंग लोग होंगे उनका भी अलग था। तो तभी मोस्टली स्टडी ओरिएंटेड ही था। अभी जबकि रिजल्ट्स आ चुके हैं और मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे अपने एफर्ट्स काफ़ी पे ऑफ कर चुके हैं, तो थोड़ा सेलिब्रेशन का एटमॉस्फेयर है। टीचर्स भी मतलब हंसी मजाक की बातें करते हैं, फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं, ऐसे ही ऑफ टॉपिक बातें करते हैं, रिलैक्स करते हैं, अच्छे से हम बातें करते हैं। तो ये डिफरेंस है। और एक बात कि अगर मैं मतलब किसी को इंस्पायर कर पाए तो ये तो मेरे लिए मतलब काफ़ी खुशी की बात है, अगर कोई मुझे ऑब्जर्व करके इंस्पायर हुआ तो। क्योंकि मैं भी पर्सनली 2013 बैच के आयुष गोयल को देख के ही काफ़ी इंस्पायर हुआ था कि उसका जो डेडिकेशन था, उसने वन ट्रैक माइंड रख के उसे मेडिकली करना था। दैट वाज क्वाइट अ लाइफ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। तो अगर मैं ऐसा कुछ कर पाऊँ या मुझे देख के एक भी बंदा ऐसा करे तो ये इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी।